आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं माननीय प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र देव जी से आग्रह करता हूं कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी से, कृपया वो आए और नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री मानवेंद्र सिंह जी। मैं श्री पालीवाल जी जिला अध्यक्ष जालौन से निवेदन कर रहा हूं, कृपया वो मंच पर आए और माननीय मोदी जी का स्वागत करें। बड़ी माला से स्वागत हेतु सभी विधानसभा प्रत्याशियों से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद भानु प्रताप वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारी इस जनपद जालौन की चुनावी सभा और परिवर्तन संकल्प रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सब के नेता, गरीबों के हितैषी, नौजवानों के साथी, इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस कानपुर क्षेत्र के एसी अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री दोनों आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी और स्वतंत्र देव सिंह जी, मध्य प्रदेश से पधारे हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हरिद्वार पूर्व मंत्री हरिद्वार द्विवेदी जी, बाबूराम निषाद जी। एक मिनट प्रशासन, प्रशासन एक मिनट, एक मिनट, लाठी नीचे करो। एक मिनट, एक मिनट, लोग आराम से बैठ जाएंगे, चिंता मत करो, आराम से अपने कार्यकर्ता है, देवतुल कार्यकर्ता है। एक सेकेंड, आराम से, आराम से, कोई आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े, ये महिलाओं का ब्लॉक है। एक सेकेंड के लिए बस शांत हो जाओ, जहां वहीं खड़े रहो। भारत माता की, भारत माता की, बस वही शांत, अपना कार्यक्रम है, शांत। हमारे जनपद जालौन के तीनों प्रत्याशी आदरणीय जो उरई से प्रत्याशी हैं, गौरी शंकर वर्मा जी, माधवगढ़ से मूलचंद निरंजन जी और कालपीर से आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह जादौन जी, और हमारी पास की लगी हुई एक विधानसभा जो राठ है उसकी प्रत्याशी हमारी बहन मनीषा अनुरागी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, यहां उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं यहां खड़े हुए सभी अपने नौजवान साथियों से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि गरीबों के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, जो इस देश की गरीबों ने अपना नेता मान लिया है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं नौजवान साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। निश्चित मैं आप सब लोगों की ओर से अपने इस जनपद जालौन में प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री इस सभा को थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल से चल रही है, उसने बुरी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला रखा है।
विशेष तौर से हमारे जनपद जालौन में हमारी जो खदानें हैं अवैध खनन करके उनका दोहन किया है। यहाँ की सारी सड़कें खराब कर दी हैं। निश्चित आने वाला समय 13 तारीख को 23 को वोट करने के बाद जब 13 तारीख को जिस समय रेंट खुलेगा, रेंट खुलते ही खुलते इस प्रदेश का जो भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, किसानों के विरोधी जो सरकार है, निश्चित समाप्त हो जाएगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए पुनः आप सब लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बार बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हम जिस क्षण का बड़ी बेताबी से, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम करतल ध्वनि से स्वागत करें। और मैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्रीमान विजय बहादुर पाठक जी, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी, श्रीमान नरोत्तम मिश्र जी, संसद में मेरे साथी श्री भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान बाबूराम निषाद जी, जालौन जिला अध्यक्ष श्रीमान उदयन पालीवाल जी, श्रीमान आनंद राजपाल जी, श्रीमान नागेंद्र गुप्ता जी, श्रीमान हरद्वार दुबे जी, श्रीमान चंद्रभान राय जी, श्रीमान अनिल बहुगुणा जी। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवगढ़ से श्रीमान मूलचंद निरंजन जी, राठ से श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, उरई से श्रीमान गौरी शंकर वर्मा जी, कालपी से श्रीमान नरेंद्र सिंह जादौन जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब जनन को राम राम। कायो कैसे हो? कहाँ हो रो? सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार ने मैं बुंदेलखंड में सब कुछ तबाह हो गयो। क्या मैं सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
भाइयों बहनों, बहुत वर्षों के बाद मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। 1992 में जब कश्मीर से कन्याकुमारी वाली, कन्याकुमारी से कश्मीर की एकता यात्रा लेकर के चला था, तब मुझे इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला था। बीच में बुंदेलखंड के अलग अलग इलाकों में जाने का मौका मिला, लेकिन उरई में आने का बहुत दिनों के बाद सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसकी सरकार बने या किसकी न बने, इतना सीमित उद्देश्य के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन विधायक बने, कौन न बने, सिर्फ उसका फैसला करने के लिए नहीं है। बुंदेलखंड के लिए ये चुनाव एक बहुत बड़ा फैसला है। बुंदेलखंड को तय करना है, ये सपा बसपा से चक्कर से निकलना है कि नहीं निकलना है। ये सपा बसपा ने जो मुसीबतें डाली हुई है, उस मुसीबतों से बाहर आना है कि नहीं आना है। पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो ये बुंदेलखंड का है भाइयों। और ये इसलिए नहीं है कि बुंदेलखंड के लोगों में दम नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि बुंदेलखंड की मिट्टी में ताकत नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि बुंदेलखंड के पानी में ऊर्जा नहीं है। भाइयों बहनों, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें बनाई है जिन सरकारों ने, उन नेताओं ने, उन मंत्रियों ने, उन मुख्यमंत्रियों ने, उन विधायकों ने आपको तबाह करके रखा हुआ है भाइयों। और इसलिए सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है। एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप बुंदेलखंड को किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। मेरी भी मत मानिए। आप अपने आत्मा से पूछो कि क्या
आपके साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको उपेक्षित रखा गया है कि नहीं रखा गया? आपके हकों को छीना गया है कि नहीं छीना गया? क्या भाइयों बहनों, आपके साथ हर 5 साल जो भी आया आपको लूटता रहा, आपकी गिनती ही नहीं। उनको तो लगता है कहीं और से सीटें ले आएंगे, यहां के लोग कहां जाएंगे, उनको तो दबोच के रख देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है, भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है कि अब उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें बुंदेलखंड की आवाज को सुनने की व्यवस्था होगी। भाई, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक स्वतंत्र बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही उसकी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। वीकली उसका हिसाब मांगा जाएगा, साप्ताहिक रूप से हिसाब मांगा जाएगा। भाइयों बहनों, ये बसपा पार्टी, आप मुझे बताइए आज ये बसपा पार्टी कहां से कहां पहुंच गई? आपको मालूम है, जब 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कहा कि बड़े बड़े लोगों ने जो गरीबों को लूटा है, वो 1000 की नोट हो या 500 की, उनको गरीबों को लौटानी पड़ेगी। ये सपा और बसपा एक दूसरे के जानी दुश्मन है कि नहीं है? सपा एक कहे तो बसपा दूसरा कहे कि ना कहे? सपा कहे सुबह है तो बसपा कहे रात है, ऐसा है कि नहीं है? सपा कहे पूरब जाएंगे तो बसपा कहे पश्चिम जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? एक दूसरे के घोर विरोधी है कि नहीं है? लेकिन मैं हैरान था जब मैंने नोटबंदी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, काले धन वालों का हिसाब मांगा, तो सपा, बसपा, कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए और सबके सब एक ही भाषा बोलने लग गए। और इन नेताओं ने तो क्या कहा? बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी। उन्होंने कहा 1 सप्ताह दे देते तो फिर बहुत हमारा विरोध नहीं था। ये सप्ताह किसके लिए भाई? ये बीच में सप्ताह की क्या जरूरत थी? मुलायम सिंह ने भी यही कहा, अरे भाई पहले घोषणा करनी चाहिए थी, लोगों को तैयारी करने का मौका देना चाहिए था और उसके बाद लागू करना चाहिए था। अगर उसके बाद लागू करता तो ये नोटें बैंक में आती क्या?
पूरा खेल खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? लूटने वाले लूट के चले जाते कि नहीं चले जाते? उनको नोटबंदी से ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला। भाइयों बहनों, और रातों रात बैंकों में धनाधन पैसे जमा होने लगे। और फिर चिल्लाने लगे कि चुनाव आता है तभी मेरे भाई का हिसाब क्यों खोला जाता है, चुनाव आता है तभी बीएसपी ने 100 करोड़ रुपया जमा किया तो उसकी चर्चा क्यों हो रही है। अरे बहन जी, चुनाव आया इसलिए चर्चा नहीं हो रही है, आपने नोटबंदी के बाद अभी अभी जमा किया इसलिए चर्चा हो रही है। भाइयों बहनों, अब तो बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। आप मुझे बताइए, जो अपने लिए धन जमा करते हैं वो कभी आपका भला करेंगे क्या? आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको आपने देख लिया है, परख लिया है। 70 साल के बाद भी पीने का पानी तक नहीं दे पाए। क्या उनके भरोसे आगे भी आपकी गाड़ी चलेगी क्या? हिम्मत के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड में से चुन चुन करके साफ कर दीजिए भाइयों बहनों। उनको ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा ये बुंदेलखंड को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं ना, ये तो हमारी जेब में है, जाएगा कहां, ये जो सोच करके बैठे हैं ना, वो ठिकाने पर आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज बुंदेलखंड वासियों से यह आग्रह करने आया हूं, 70 साल में बुंदेलखंड की जो बर्बादी हुई है वो 5 साल में अगर ठीक करना है। यहां इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि बुंदेलखंड को उस गड्ढे में से बाहर निकालना है ना, तो अकेले लखनऊ का इंजन काम नहीं आएगा, अकेले दिल्ली का इंजन भी काम नहीं आएगा। बुंदेलखंड को इन मुसीबतों के गड्ढे से बाहर निकालना है तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का भी बीजेपी का इंजन लगाना पड़ेगा और दिल्ली में भाजपा के प्रधानमंत्री का इंजन भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बाहर आएगा भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि जिस भूमि पर इतनी नदियां हो, इतना नीर हो, इतने मेहनतकश लोग हो, यहां का भाग्य, यहां की एक एक इंच धरती में अमूल्य खनिज पैदा होती है, इतनी ताकत पड़ी है साहब।
लेकिन भाइयों बहनों, यहां अगर कोई सबसे बड़ा उद्योग पनपा है तो वो क्या उद्योग पनपा है? अवैध खनन। यही उद्योग। लखनऊ से नेताओं को क्या यहां आते क्यों है? सिर्फ अवैध खनन के ठेकेदारों को तकलीफ न हो इसीलिए आते हैं। ये अवैध खनन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये आपकी संपत्ति लूटी जा रही है, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, कितना मूल्यवान खनन की संपत्ति को लूटा जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहते हैं जिसकी निगरानी में ये अवैध खनन के कारोबार को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट एक साथ आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया। भाइयों बहनों, ये सैटेलाइट, इसका उपयोग बुंदेलखंड के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये जो सैटेलाइट है उसके द्वारा कौन सी खदान कहां पर है, उसकी बाउंड्री कितनी है, सीमा कितनी है, हर दिन उसमें से क्या बदलाव हुआ, कितनी खुदाई हुई, ये सारा सैटेलाइट से नापा जा सकता है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड के ये भू संपदा को बचाने के लिए हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। 24 घंटा उस पर निरीक्षण सैटेलाइट से होगा और अवैध रूप से कोई खनन करेगा तो समझ लीजिए उसका ठेका भी गया और वो भी गया। ये बुंदेलखंड के लोग, उनको पूछो, किसी भी बुंदेलखंड वाले को पूछो क्या करते हो भाई, तो 4 में से एक तो ऐसा ही कहेगा, मैं ठेकेदार हूं। न उद्योग है, न धंधा है, न कारोबार है, फिर भी वो ठेकेदार है। किसका? वो जनता जनार्दन या अपने पसीने से काम करने की ठेकेदारी नहीं कर रहा है, लखनऊ में बैठे हुए लोगों का ठेकेदार बन के यहां उनके इरादों को पूरा करने का पाप करता है भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड को इन संकटों से बाहर निकालना है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज हमारा यूपी गरीब से गरीब मां बाप भी गरीब से गरीब मां बाप को पूछोगे कि आपकी क्या इच्छा है, गरीब से गरीब मां बाप कहेगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। गरीब से गरीब मां बाप, उसकी यही इच्छा है कि भाई चलो हमारी जिंदगी तो गई है, बुढ़ापा गुजार लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि प्राथमिक शिक्षा में जो प्रवेश होता है, हिंदुस्तान के पहले 20 राज्यों में
उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है मेरे भाइयों बहनों, तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? और बुंदेलखंड में तो इससे भी बुरे हाल इन्होंने करके रखे हुए। अगर बच्चों की पढ़ाई ये उनकी चिंता का विषय नहीं है, तो आने वाला उत्तर प्रदेश कैसा होगा, आने वाला मेरा बुंदेलखंड कैसा होगा, हर गरीब परिवार का हाल क्या होगा, ये भाइयों बहनों हमने इस चुनाव में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय एवरेज औसत कितनी कमाई करता है एक व्यक्ति? आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य ये प्रति व्यक्ति आय में भी पहले 20 राज्यों में उसका नामो निशान नहीं है। गरीबी घर घर अपने पैर जमा करके बैठ गई है भाइयों, और उसका कारण यहां पर भ्रष्टाचार, कुशासन, इन्हीं लोगों की ऐसी जुगलबंदी है कि जिसने हर घर में गरीबी की जड़ें जमा के रखी हुई है। उन गरीबी से हर परिवार को बाहर लाना है, और इसलिए भाइयों बहनों सपा बसपा कांग्रेस के चक्कर से निकलना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। मैंने एक सभा में कहा था कि भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है, स्कैम के खिलाफ। तूफान मच गया, तूफान। मैंने कहा स्कैम के खिलाफ लड़ाई है। स्कैम मतलब घोटाले, अंग्रेजी में स्कैम बोलते हैं, और स्कैम में 4 अक्षर होते हैं, SCAM। और इसलिए मैंने कहा स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। इस देश में घोटालों में भी ईमानदारी देखने वाले, घोटालों में भी सेवा का भाव देखने वाले एक नेता को ये भी समझ नहीं आया कि मोदी का जवाब कैसे देना चाहिए। उन्होंने हड़बड़ी में कह दिया कि स्कैम मतलब हमारे यहां तो एस का सेवा होता है। बताओ, अब जिनके लिए स्कैम अगर ये सेवा है, तो आपको ऐसी सेवा चाहिए क्या? ऐसी सेवा चाहिए क्या? ऐसा स्कैम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, ये चुनाव में आपको मौका है ये स्कैम को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह निकालने का, बुंदेलखंड से पूरी तरह निकालने का आपको एक मौका है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज अगर उत्तर प्रदेश में 3 चरण के चुनाव पूरे हो गए, मैं इन 3 चरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं कि शांतिपूर्ण रूप से उन्होंने मतदान करवाया है। लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है। और भाइयों बहनों, 3 चरण के मतदानों के साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना तय हो गया है। आने वाले जो दौर बाकी है उनको तो तय करना है। अब सरकार बन ही जा रही है, तो हम पीछे क्यों रह जाए? बस इतना ही फैसला कर लेना है, जुड़ जाना है।
मजबूती के साथ सरकार बनाना है और अपने सपनों का उत्तर प्रदेश निर्माण करके रहना है, बुंदेलखंड को समस्याओं से मुक्त करके रहना है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव को विकास के लिए चुनाव है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, यहां कानून व्यवस्था ठीक है क्या? पूरी ताकत से बोलिए, ठीक है क्या? आपके साथ कोई जबरदस्ती हो जाए, अन्याय हो जाए, तो थाने में आपको न्याय मिलने की आशा है क्या? थाने में आपकी शिकायत सुनी जाएगी क्या? सरकार में कोई आपकी बात सुनेगा क्या? भाइयों बहनों, न्याय होना वो तो बात का विषय है। अरे पहले कम से कम गरीब की, पीड़ित की, दुखी की सुनवाई तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर सरकार किसके लिए होती है? क्या सरकार अमीरों के लिए होती है? सरकार बाहुबलियों के लिए होती है? सरकार मुट्ठी भर नेताओं के लिए होती है? सरकार लोगों को लूटने वालों के लिए होती है? अगर सरकार होती है तो गरीबों के लिए होती है। सरकार काम गरीबों की भलाई करना होता है। लेकिन भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में सरकार मुट्ठी भर लोगों ने दबोच करके रखी हुई है। और यहां के थाने, जब सपा की सरकार हो तो थाना सपा का कार्यालय बन जाता है, बसपा की सरकार हो तो थाना बसपा का कार्यालय बन जाता है। अरे थाना थाना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? थाने में सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी भी चाहिए? गुनहगारों को पकड़ना कि नहीं पकड़ना? उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मां बहनों की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए भाइयों बहन, यहां पर गांव के जो गरीब लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनकी जमीनों को ये बाहुबली लोग गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? हड़प कर लेते कि नहीं कर लेते? आप मुझे बताइए, हड़प कर लेते कि नहीं कर लेते? भाइयों बहनों, जो आपकी जमीन हड़प करते हैं, जो आपके मकानों पर कब्जा कर लेते हैं, मैं बुंदेलखंड वासियों को वादा करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये गैर कानूनी कब्जा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा और जो मालिक है उसको वो लौटाया जाएगा और हड़प करने वाले को सलाखों के पीछे जगह बना दी जाएगी। भाइयों, ये सब संभव है भाइयों। कुछ लोगों ने तो मान के बैठे हैं कि भाई बुंदेलखंड का तो हाल ऐसा है कि यहां कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई है क्या? मैं आपको उदाहरण देता हूं भाइयों, और आप विश्वास कीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को नंबर 1 बनाया जा सकता है। 1 नंबर बनाया जा सकता है। आपको मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था। कई वर्षों तक मुझे वहां मुख्यमंत्री के नाते सेवा करने का मौका मिला। गुजरात में एक जिला है कच्छ, और वहां भी बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के उर पार पाकिस्तान है। ऐसा वो जिला है। आज से 20 साल पहले अगर किसी सरकारी मुलाजिम की
कच्छ में ट्रांसफर होती थी तो वो ये मानता था कि मेरी काले पानी की सजा हुई है। और कच्छ में, हिंदुस्तान में सब जगह पे जनसंख्या वृद्धि होती थी, लेकिन कच्छ जिला ऐसा था कि जहां जनसंख्या कम होती जा रही थी। क्यों? पानी नहीं था, खेती नहीं थी, रेगिस्तान था, उद्योग नहीं था, सब लोग छोड़ छोड़ करके चले जाते थे। 2001 में भूकंप आया। भूकंप के बाद हमने काम शुरू किया। भाइयों बहनों, जो जिला हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिलों में जिसका नाम था, आज हिंदुस्तान के, सिर्फ गुजरात के नहीं, हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से आगे जाने वाले जिलों में उसका नाम दर्ज हो गया भाई। ये मेरे बुंदेलखंड के भी कई नौजवान कच्छ के अंदर रोजी रोटी कमा रहे, कच्छ तक गए हैं वो। भाइयों बहनों, अगर इरादा नेक हो, विकास करने का विजन साफ हो और करके रहने के लिए संकल्प शक्ति हो, तो ये मेरा बुंदेलखंड भी आगे बढ़ सकता है। भाइयों बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसानों का सबसे ज्यादा बुरा हाल हो तो कहां पर है? कहां पर है? बुंदेलखंड में है कि नहीं है? है कि नहीं है? भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभिनंदन करता हूं कि बीजेपी के नेताओं ने, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है। और ये महत्वपूर्ण फैसला है किसानों की कर्ज माफी का। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनने का सौभाग्य दिया है और उत्तर प्रदेश ने मुझे इतना भारी बहुमत दिया, बुंदेलखंड ने भी इतनी मदद कर दी कि भाइयों बहनों, मुझे प्रधानमंत्री बनने का भी सौभाग्य आपने दिया। मैं आज उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते बुंदेलखंड के मेरे किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। 2-4 दिन में सरकार गठित हो जाएगी। सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी। यूपी के सांसद के नाते मैं ये जिम्मेवारी लेता हूं कि पहली मीटिंग में ही किसानों की कर्ज माफी का फैसला हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारा किसान, यहां पर सबसे बड़ी मुसीबत है अन्न प्रथा की। किसान परेशान है अन्न प्रथा के कारण, है कि नहीं है? क्या उसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। भाइयों बहनों, मैंने ऐसे ऐसे एनजीओ के साथ काम किया हुआ है। जो गाय दूध नहीं देती है, उस गाय को भी उस प्रकार से रखरखाव किया जा सकता है कि हर साल 40,000 रुपये की अतिरिक्त कमाई दे सकती है गाय। 40,000 रुपये की कमाई। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विशेषकर बुंदेलखंड में ये जो अन्न प्रथा के कारण मेरे किसान परेशान है, उन पशुओं से भी
किस प्रकार से खाद मिले, उन खाद की कैसे बिक्री हो, उसमें से कमाई कैसे हो, उसमें से उन पशुओं का पालन कैसे हो और उसमें से किसान को भी मुनाफा कैसे हो, उसकी एक पूरी व्यवस्था बना दी जाएगी। मेरा किसान भी बच जाएगा, मेरा पशु भी बच जाएगा, ऊपर से किसान के घर में, पशुपालक के घर में कमाई के में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये सब संभव है भाइयों, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, उनको इन कामों को करना नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, बुंदेलखंड में हम लोगों ने, एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का, केन बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया है। इस केन बेतवा के द्वारा कुछ लोगों को लगता है कि मेरे यहां पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन भाइयों बहनों, विज्ञान कहता है कि अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है, वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा, इतना बड़ा फायदा होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, पूरे बुंदेलखंड को, इस जमीन को सजल बनाना, ये जमीन में पानी की ताकत लाना, ये बड़ा फैसला हम बुंदेलखंड में करके दिखाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में आप मुझे बताइए, हमारे देश में खाद के दाम, फर्टिलाइजर के दाम, यूरिया की स्थिति, भाइयों बहनों, 2 साल पहले किसान को पहले समय पर यूरिया मिलता था क्या? जितना चाहिए उतना यूरिया मिलता था क्या? जब चाहे उतना यूरिया मिलता था क्या? जहां से लेना है वहां से यूरिया मिलता था क्या? यूरिया के लिए लाइन कतार लगानी पड़ती थी कि नहीं करना पड़ती थी? कभी कभी पुलिस वाले आकर के डंडे मारते थे कि नहीं मारते थे? यूरिया ब्लैक में खरीदना पड़ता था कि नहीं? काले बाजारी में लाना पड़ता था कि नहीं? भाइयों बहनों, 2 साल हो गए, 2 साल हिंदुस्तान में कहीं पर भी एक भी किसान ने, एक भी सरकार ने यूरिया के लिए शिकायत नहीं की है। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ भाइयों? भाइयों बहनों, इसलिए हुआ कि हमने जहां जहां चोरी होती थी ना, वहां बूच टाइट कर दिए, ऐसे स्क्रू टाइट कर दिए, ऐसे स्क्रू टाइट किए, चोरी के रास्ते ही बंद हो गए। पहले यूरिया की क्या चोरी होती थी? यूरिया कारखाने से निकलता था और कारखाने से निकलने के बाद खेत में जाना चाहिए, खेत में नहीं जाता था, वो केमिकल वालों की फैक्ट्री में चोरी छुपी चला जाता था और केमिकल फैक्ट्री वालों के लिए वो रॉ मटेरियल के नाते उपयोग आता था। वे उसका उपयोग करके और चीजें बना करके बड़े दामों से दुनिया के बाजार में बेचते थे। किसान के नसीब नहीं आता था। हमने एक महत्वपूर्ण काम किया। हमने क्या किया? यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। ये नीम कोटिंग बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है भाई। किसी को लगता होगा नीम कोटिंग शब्द पता नहीं मोदी ने क्या किया होगा। बड़ा सिंपल है। गांव में गरीब माताओं बहनों को कहा
कि जो नीम का पेड़ है उसकी जो फली है वो जरा इकट्ठी कीजिए, हम आपको उसके पैसे देंगे। लोगों ने नीम की फली इकट्ठी करने लगी, माताएं बहनें। हमने उस नीम की फली का तेल निकाला और उस तेल को यूरिया में मिक्स कर दिया, और उसके कारण अब वो यूरिया, मुट्ठी भर यूरिया भी खेत के सिवाय कहीं काम नहीं आ सकता है। और इसलिए जितना यूरिया होता था वो अब खेत में जाने लगा। और फायदा ये हुआ कि पहले यूरिया से जो आय होती थी, पैदावार होती थी, नीम कोटिंग यूरिया के कारण धान में 5% से 15% वृद्धि हो गई, किसान का मुनाफा हो गया। ये काम हमने करके दिखाया। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक बार दाम बढ़ते हैं, उसके बाद कभी कम नहीं होते हैं। डीएपी, भाइयों बहनों, एक बार जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक बार खाद की कीमत कम हुई थी। बाकी इतनी सरकारें आई, इतने प्रधानमंत्री आए, कभी कम नहीं हुई। हमने आकर के पहली बार भाइयों बहनों डीएपी में 3,800 रुपया उसका प्रति टन हमने मूल्य कम कर दिया। इसके कारण किसान को 50 ग्राम के बोरे में 200 रुपये का फायदा हो गया। 200 रुपये का एमओपी, किसान को 50 किलो के बोरे में 250 रुपये का फायदा हो गया। मिश्रित खाद एनपीए, भाइयों बहनों, हर टन पे 1,000 रुपये का फायदा हो गया। ये किसानों के लिए काम करने वाली आपने दिल्ली में सरकार बिठाई है, उत्तर प्रदेश में भी बिठाई है। आप देखिए किसानों के जीवन में हम बदलाव लाते हैं कि नहीं लाते हैं। भाइयों बहनों, जैसे मैंने कहा, हम विकास को 4 मंत्र लेकर के चल रहे हैं। किसान को सिंचाई मिले, बालकों को पढ़ाई मिले, युवकों को कमाई मिले और बुजुर्गों को दवाई मिले। किसान को सिंचाई, बालक को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। लेकिन भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये दवाई, बीमार पड़ना महंगा हो गया कि नहीं हो गया? गरीब के घर में कोई एक बीमार हो जाए तो उसकी जिंदगी भर की कमाई तबाह हो जाती है कि नहीं हो जाती है? दवाई महंगी है कि नहीं है? आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मैंने तय किया कि गरीब को ये महंगी दवाई से मुक्ति दिलानी चाहिए। 700 दवाइयां हमने ऐसी निकाली जो कैंसर में काम आती हो, डायबिटीज में काम आती हो, हार्ट अटैक में काम आती हो। और जो दवाई 30-30 हजार रुपए में बिकती थी, उसकी कीमत 2,500-3,000 कर दी। भाइयों, जो दवाई 80 रुपए में बेचती थी, उस दवाई को मैंने 12 रुपए में ला करके खड़ा कर दिया। मुझे बताइए, गरीब को सस्ते में दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये हमने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आज मेहनत का आदमी के जीवन में भी हृदय रोग की बीमारी आ जाती है, अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। बेचारे भागे भागे परिवार के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर भी हम लोगों को मालूम तो है नहीं अंदर क्या बिगड़ा है, दिखता तो है नहीं। वो कहता है स्टेंट लगाना पड़ेगा, स्टेंट। उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं छल्ला लगाना पड़ेगा, छल्ला। हार्ट की जो नली है, नली के अंदर
एक और पाइप रख करके उसको खोलना पड़ेगा और फिर वो अंदर ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि देखो ये छल्ला लगवाओगे तो 45,000 रुपया होगा, लेकिन 5-10 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये छल्ला लगवाओगे तो विदेश का है, 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा, लेकिन जिंदगी में कभी दोबारा तकलीफ नहीं होगी। तो गरीब आदमी को भी लगता है कि भाई जिंदा तो रहना है, और इसलिए वो 1.5 लाख का छल्ला लगवाने के लिए हाँ बोल रहा है। बेचारा मकान गिरवी रख देता है, जमीन गिरवी रख देता है, कर्ज कर देता है, बेटे की, बहू की, मां की तबीयत बचाने के लिए छल्ला लगवाने के लिए 1 लाख 1.5 लाख खर्च कर देता है। मेरे मन में आया कि गरीब कैसे लाएगा 1.5 लाख रुपया। मैंने छल्ला वालों को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा बताओ तुम्हारा छल्ला बनाने में खर्चा कितना होता है, पाई पाई का मुझे खर्च बताओ, हिसाब बताओ, पूरी डिटेल बताओ, कहां से लाता हो, कैसे करते हो, मजदूरी कितनी लगती है, माल का खर्चा कितना लगता है, फैक्ट्री सब बताओ। 2 साल से लगा हुआ था भाइयों बहनों, 2 साल से। आखिरकार मैंने उनको मजबूर कर दिया, और जो 45,000 का छल्ले के पैसे लूटते थे 7,000 रुपये पर ला करके रख दिया। जो 1.5 लाख रुपए का छल्ला लगाते थे उनको 25-27,000 रुपया पर ला करके रख दिया। बताइए भाइयों बहनों, ये गरीब के लिए काम हुआ कि नहीं हुआ? गरीब की बीमारी में मदद करने का काम है कि नहीं है? वो छल्ला बनाने वाले क्या करेंगे? वो मोदी करेंगे क्या? ये छल्ला बनाने वाले मोदी करेंगे क्या? अब जिनका तो सारा दुकान पे ताले लग गए, उनके पैसे जो बेईमानी से लूटते थे बंद हो गया, अब वो मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाइयों बहनों, जिन्होंने आपको लूटा है कितने ही षड्यंत्र करें, लेकिन आपकी रक्षा करने का मेरा रास्ता मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, गरीबों के लिए ही तो मुझे बिठाया है। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है ये देखने के लिए मुझे किसी झुग्गी झोपड़ी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैं गरीबी में पला हूं, मैं गरीबी में जिया हूं। गरीबी क्या होती है वो मेरे जहन में पड़ा हुआ है, और इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर ने मुझे, जनता जनार्दन ने मुझे गरीबों के काम करने के लिए भेजा है, और इसलिए मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करके रहना है। भाइयों भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड के नौजवानों को अपने ही जनपद में, बुंदेलखंड के नौजवानों को अपने ही जनपद में रोजी रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहीं पर रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाइयों बहनों, हमारा जालौन इलाका, कालपी इलाका, कागज का उद्योग हो, सब बंद पड़ा है। हमीरपुर, जूतियों का कुटीर उद्योग, चांदी की मछली का काम, ये बंद पड़ा है। चित्रकूट में ग्लास की फैक्ट्री, भाइयों बहनों, ग्लास की फैक्ट्री देखी क्या आप लोगों ने? उसमें से कोई ग्लास निकला क्या? किसी को रोजगार मिला क्या? आपको मालूम है ये ग्लास फैक्ट्री की नींव किसने डाली थी? मालूम है? भूल गए ना? ये आप भूल जाते हैं ना, इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं।
आप भूल जाते हो। बताइए, अब भूलोगे नहीं ना? याद रखोगे? आपको मालूम है, ये कांग्रेस के नेता है ना, उनके पिताजी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनका नाम था श्रीमान राजीव गांधी। 1988 चित्रकूट में आकर के ग्लास की फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। 30 साल होने आए, भाइयों बहनों, न फैक्ट्री लगी, न ग्लास बनाना, नौजवानों को रोजगार मिला। ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे? मैं सोच रहा था, ये कांग्रेस और समाजवादी 1988 चित्रकूट में आकर के ग्लास की फैक्ट्री लगने वाली नहीं, तो भी शिलान्यास अगर राजीव गांधी कर सकते हैं, और अखिलेश जी मेट्रो नहीं है तो भी मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की दोस्ती होना बड़ा स्वाभाविक है। कौन कौन मौसेरे भाई वाला खेल है भैया? कांग्रेस और समाज, ये कौन 1988 खेल है भाई? 1988 चित्रकूट में आकर के ग्लास की फैक्ट्री ऐसा मौका गवाइए मत भाइयों बहनों। इस चुनाव में बुंदेलखंड में एक भी सपा बसपा का, कांग्रेस का नमूना लखनऊ नहीं पहुंचना चाहिए। एक नमूने के तौर पर भी नहीं पहुंचना चाहिए। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पैसा देता है। भारत सरकार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पैसा देता है। उत्तर प्रदेश का सरकार बुंदेलखंड में पूरे पैसे भी खर्च नहीं कर पाती है। भारत सरकार के दिए हुए पैसे पड़े रहते हैं। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के लिए भारत सरकार ने जो पैसे दिए, उसमें अपने राज्य की तरफ से और जोड़ के ज्यादा खर्च करके दिखाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड किसान पानी के बिना मरता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड ने पानी का काम पूरा किया। बुंदेलखंड को भी पैसा देता। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बुआई कम हो गई। भाई, सरकार अच्छी हो तो पैसों का सदुपयोग कैसे होता है, वो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में करके दिखाया है। अगर मध्य प्रदेश में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमें करना है भाइयों, हमें ये करके दिखाना है, और आपकी आंखों के सामने 5 साल के भीतर भीतर करके दिखाना है। और इसलिए हमें आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है, काले धन के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है, 500 और 1000 की नोट पर पाबंदी लगा करके अच्छों के रुपये बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर कर दिया है। आपके आशीर्वाद है मुझ पे? दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, आपके आशीर्वाद है? आपके आशीर्वाद है? आपके आशीर्वाद है? ये लड़ाई आगे बढ़ाओ, भ्रष्टाचार को खत्म करने में आगे बढ़ो, काले धन के खिलाफ लड़ाई चलाओ, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वो लौट करके वापस लाओ। अरे इतने जनता जनार्दन के आशीर्वाद है, ये होके रहेगा। भाइयों बहनों, दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।